हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं अंतरराज्यीय नदी जल विवाद। ठीक है, यानी इंटर स्टेट जो रिवर वाटर डिस्प्यूट हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। देखेंगे कि इनके संवैधानिक प्रावधान क्या है। ठीक है, किस तरह से इनके लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए हैं उनके बारे में बात करें। एक बेसिक यदि हम बात करें कि जो प्रमुख राज्य हैं अपने, उनके बीच में जो प्रमुख विवाद के मुद्दे होते हैं, इन राज्यों के बीच विवाद के प्रमुख मुद्दे कौन से होते हैं। तो सबसे पहले एक राज्य से दूसरी राज्य की जो सीमा लगी होती है, सीमा विवाद इन राज्यों के बीच एक प्रमुख मुद्दा है। अब सीमा विवाद कैसे होता है, आप ऐसे देख सकते हैं कि जो राज्य है किसी न किसी दूसरे राज्य से इनका निर्माण हुआ है। जैसे आप देखें, पंजाब से कौन सा बना, हरियाणा बना। ठीक है, तो इनकी कॉमन एक ही राजधानी है, तो इनकी एक विवाद का विषय भी रहता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच भी सीमा विवाद, एक जगह का नाम आपने सुना होगा बेलगाम, इसको लेके इन दोनों के बीच विवाद बना रहता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इसी प्रकार जो ब्रिटिश काल में अपना असम था, ठीक है, असम से कौन कौन राज्य बाद में बन गए, मेघालय बन गया, नागालैंड बन गया, अरुणाचल प्रदेश बन गया, मिजोरम बन गया। तो इतने सारे राज्य बन गए। अब इन राज्यों में भी आपस में सीमा विवाद रहता है। तो जो राज्यों में एक प्रमुख विवाद है वो सीमा विवाद है। इसी प्रकार एक नदी बहते हुए, जैसे हम एमपी की बात करें, यहाँ से नर्मदा निकलते हुए गुजरात में जाती है। इसी प्रकार कृष्णा। तो जो ये नदियां एक राज्य से दूसरे राज्य में बहती हुई जाती हैं, तो इनके पानी को लेके भी विवाद होता है। तो जो आप जल विवाद बोल सकते हैं, तो जल विवाद भी राज्यों के बीच एक प्रमुख मुद्दा बना रहता है। इसी प्रकार प्रवास और निवास, प्रवास बोले जैसे रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग जाते हैं। जैसे बिहार से अन्य राज्यों में लोग काम करने गए, तो वहां पे जो अलग अलग राज्य हैं उनमें विवाद का मुद्दा बनता है कि हमारे यहाँ के रोजगार दूसरे राज्य के लोग आके ले रहे हैं। तो वो क्या कर देंगे, प्रवासियों को रोक लगा देंगे। और एक तरीका कर देंगे कि जो हमारे यहाँ की सरकारी नौकरियां हैं वो हम केवल मूल निवासियों को देंगे। तो एक ये भी विवाद का मुद्दा बन जाता है कि मूल निवासी कौन है कौन नहीं है, प्रवासी कौन है प्रवासी कौन नहीं है। इनके बीच कई बार भाषाई आधार पे भी वहां पे विवाद पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक विवाद का मुद्दा है राज्यों के बीच, जो एक राज्य से दूसरे राज्य लोग विभिन्न मुद्दों को लेके, चाहे वो रोजगार के लिए हो चाहे वो शिक्षा के लिए प्रवास करते हैं। जब प्रवास करते हैं तो वहां तनाव की स्थिति पैदा होती है। तो सीमा विवाद, जल विवाद, प्रवास, मूल निवास या अन्य कोई और मुद्दा भी हो सकता है राज्यों के बीच, जो विवादों के प्रमुख मुद्दे रहते हैं। लेकिन आज जो हम डिटेल से जिस मुद्दे की बात करेंगे वो है अंतरराज्यीय नदी जल विवाद। जब एक नदी विभिन्न राज्यों में जाती है, उनके बीच जल को बंटवारे को लेकर जो विवाद होते हैं, उनके समाधान के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, हमारे संविधान में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, और उन संवैधानिक प्रावधान का उपयोग करके अभी तक क्या कानून बनाए गए हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें जल विवाद के समाधान के लिए संवैधानिक प्रावधान कौन से हैं। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 262 के दो हिस्से हैं, 262 एक और 262 दो। इनमें अंतरराज्यीय जल विवाद के समाधान के संबंध में कुछ चीजें बताई गई हैं, उनको हम देखेंगे। तो 262(1), ठीक है, 262(2). तो पहले हम 1 के बारे में देखें, संविधान में क्या लिखा है जल विवाद के लिए। इसमें लिखा है कि संसद विधि द्वारा किसकी बात कर रहे हैं, 262(1) की बात कर रहे हैं। संसद विधि द्वारा अंतरराज्यीय नदी जल के वितरण जैसे मुद्दों के न्याय निर्णय के लिए विशेष अधिकरण या अन्य कोई निकाय, यानी इस जो 261 है, ये कहता है कि जो संसद है ट्रिब्यूनल यानी अधिकरण बनाने के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, विशेष अधिकरण या अन्य कोई निकाय गठित करने की शक्ति किसमें होगी, संसद में। तो सबसे पहले ध्यान रखना, संसद में है 262(1) के तहत क्या बनाने की, अधिकरण बनाने की या ट्रिब्यूनल बनाने की। ये हो गया 262(1). अब 262(2) क्या कहता है, आर्टिकल 262(2) कहता है, देखिए एक ने क्या कह दिया कि संसद क्या बना सकती है, ट्रिब्यूनल या अधिकरण बना सकती है। दूसरा क्या कहेगा, आप बहुत अच्छे से समझिएगा। दूसरा कहता है यदि संसद विधि में यह निर्दिष्ट कर दे कि कोई न्यायालय उस मुद्दे के संबंध में अपनी अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा। यहां तक अलग हो गया। ठीक है, यहां से यहां तक अलग चीज बोली गई, यानी यदि संसद
विधि से एक ऐसी विधि बना दे कि जिसमें ये स्पष्ट किया जाए कि यहाँ पे जो अधिकरण बनाया गया है, ठीक है, इस अधिकरण का जो निर्णय होगा उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे यहाँ देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस ट्रिब्यूनल की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करेंगे या उसके निर्णय का जेआर यानी जुडिशियल रिव्यू या आप बोल सकते हैं न्यायिक न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं करेंगे। कौन? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोई न्यायालय। कहने का मतलब ये है, यदि संसद ने आर्टिकल 262(1) का उपयोग करके एक अधिकरण बनाया, ठीक, ये बना दिया, इसका उपयोग कर, अब इस अधिकरण ने कोई क्या दिया? निर्णय दिया। तो जो भी इस अधिकरण ने निर्णय दिया है, यदि संसद विधि में यह बता देगी कि इस निर्णय के विरुद्ध आप न्यायालय नहीं जा सकते या न्यायालय इस निर्णय के विरुद्ध कोई भी अपना निर्णय नहीं दे सकता या जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता, तो नहीं करेगा। इवन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करेंगे। बस, तो आर्टिकल 261 कहता है संसद विधि द्वारा ट्रिब्यूनल बना सकती है, और 262(2) कहता है कि उस ट्रिब्यूनल या अधिकरण के निर्णय को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उस निर्णय को नहीं बदल सकेंगे यदि संसद विधि में ऐसा स्पष्ट कर देती है। ठीक, तो आपको दोनों समझ में आ गए होंगे, 262 और 262(2). इसके बाद अब देखें इनका उपयोग करके अभी तक संसद ने क्या काम किया है। तो संसद ने 1956 में 2 अधिनियम बनाए। पहले अधिनियम का नाम है नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और दूसरे का नाम है अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। यानी 1956 में संवैधानिक शक्ति का उपयोग करके संसद के द्वारा 2 कानून बनाए गए। पहला कानून है नदी बोर्ड अधिनियम, यानी नदी बोर्ड अधिनियम के द्वारा नदी बोर्ड का गठन किया गया। अब जब इस बोर्ड का गठन किया गया है, किसने गठन किया? केंद्र सरकार ने गठन किया। तो ये काम क्या करेगा उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले, यदि नदी बोर्ड अधिनियम 1956 का उपयोग करके केंद्र सरकार ने कोई 2 राज्य या दो से अधिक राज्यों ने केंद्र सरकार से निवेदन किया कि हमारे लिए नदी बोर्ड का गठन किया जाए, और केंद्र सरकार ने 1956 के अधिनियम का उपयोग करते हुए नदी बोर्ड का गठन कर दिया। तो ये बोर्ड क्या करेगा? बोर्ड के जो प्रमुख काम होंगे वो ये होंगे कि जो जल बह रहा है वो अलग अलग राज्यों से होते हुए जा रहा है, तो एक जल संसाधन जो है इनका अनुकूलतम उपयोग अलग अलग राज्य कैसे करें, उसके जल का संरक्षण कैसे करें, उस जल पे नियंत्रण कैसे रखें, इन सब मुद्दों पे जो नदी बोर्ड है वो उन राज्यों को बताएगा। किन राज्यों को? जिन राज्यों के निवेदन करने से केंद्र सरकार ने नदी बोर्ड अधिनियम 1956 का उपयोग करते हुए नदी बोर्ड बनाया। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए कि एमपी ने और गुजरात ने, महाराष्ट्र ने, राजस्थान ने केंद्र सरकार से निवेदन किया कि हमारे हमारे मतलब जो हमारी नदियां हैं, जैसे नर्मदा नदी है, उसके जल बंटवारे के लिए हमें एक बोर्ड की जरूरत है। केंद्र सरकार ने नदी बोर्ड बनाया। उस नदी बोर्ड का काम क्या रहेगा? वो नदी बोर्ड बोलेगा कि आप अपने जल के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कैसे करें, इसके बारे में बताएगा, संरक्षण कैसे करें, नियंत्रण कैसे करें। साथ ही बताएगा कि नदी में जो बाढ़ नियंत्रण उपाय है, किस किस तरीके से बाढ़ पे नियंत्रण किया जा सकता है, नदियों के प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे इस जल को प्रदूषण होने से रोका जा सकता है, नदी के जो तट होते हैं उनमें वृक्षारोपण को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, मृदा क्षरण को कैसे रोका जा सकता है, जल विद्युत उत्पादन की संभावनाएं कहाँ कहाँ हो सकती हैं, किस प्रकार से इनको स्थापित किया जा सकता है, और भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाने में सहयोग करेगा ये बोर्ड इन राज्यों को। साथ ही इन योजनाओं की प्रगति क्या है, इन जो सिफारिश की है उनको उपयोग से जो भी काम ये राज्य कर रहे हैं उनका मूल्यांकन करेगा, उनकी प्रगति के बारे में बताएगा। तो ये सारे काम हैं नदी बोर्ड के, जिसका गठन केंद्र सरकार करेगी राज्यों के निवेदन करने के बाद। तो नदी बोर्ड के बारे में आप समझ गए होंगे। मुख्य काम उसका है ये जो 4-5 काम मैंने बताए हैं कि बहुत बेहतर तरीके से जल संसाधनों का उपयोग, उनका प्रदूषण कम करना, क्षरण को रोकना और बेहतर मूल्यांकन की व्यवस्था के बारे में नदी बोर्ड बताएगा। अब हम बात करेंगे दूसरा जो 1956 में जो अधिनियम बनाया गया था वो है अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, यानी जो राज्यों के बीच नदियों के लेके जो विवाद है ये उनसे संबंधित है अगला। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है?
अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 में बताया गया है कि यदि दो या दो से अधिक राज्यों में सहमति नहीं बनती है तो अधिनियम का गठन केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, दो या दो से अधिक राज्यों में विवाद है जल को लेके, तो अधिनियम के तहत केंद्र सरकार उनमें क्या करेगी, उनकी सहमति से वो राज्य आपस में सहमत होंगे, केंद्र सरकार को बोलेंगे, केंद्र सरकार नदी विवाद के लिए अधिनियम बनाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अभी जल है, ये जल अभी राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो राज्य सूची में केंद्र सरकार कब बनाएगी, जब राज्य निवेदन करेंगे। अधिकरण का निर्णय, अब अधिकरण बन गया, अधिकरण ने अपना निर्णय दिया, तो जो अधिकरण ने अपना निर्णय दिया है वो निर्णय तभी मान्य होगा जब गजट या गजट में नोटिफिकेशन आ जाएगा, या राजपत्र बोलते हैं इसको, राजपत्र में, गजट को राजपत्र बोलेंगे। जब राजपत्र में जो भी अधिकरण ने अपना निर्णय दिया और राजपत्र में प्रकाशित हो गया तो राज्यों के लिए फिर बाध्यकारी हो जाता है। यानी राज्यों ने निवेदन किया, केंद्र सरकार ने अधिकरण बनाया, उस अधिकरण ने निर्णय दिया, उस निर्णय को राजपत्र में प्रकाशित किया, जब प्रकाशित कर दिया तो फिर राज्यों के लिए उस गजट के जो भी दिशा निर्देश है मानने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद एक काम इसमें ये हुआ कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 का था, इसमें 2002 में संशोधन हुआ। और संशोधन क्यों हुआ? सरकारिया आयोग ने सिफारिश की थी, सरकारिया आयोग ने सिफारिश की तो इसमें संशोधन हुआ। अब इसके संशोधन में क्या क्या कहा गया कि 1 वर्ष में अधिकरण का गठन किया जाएगा। कौन से 1 वर्ष में? यदि कोई राज्य शिकायत करता है केंद्र के पास, ठीक है, राज्य ने क्या किया, शिकायत किया, जैसे ही राज्य शिकायत करेगा 1 वर्ष के अंदर केंद्र सरकार को अधिकरण बनाना होगा। ये ध्यान रखना आपको, केंद्र सरकार 1 वर्ष के अंदर राज्य की शिकायत के बाद अधिकरण का गठन करेगी। ये संशोधन किया गया है 2002 में सरकारिया आयोग की सिफारिश के बाद। फिर अधिकरण जो बनाया केंद्र सरकार ने 1 वर्ष के अंदर, वो अधिकरण जो है 3 वर्ष में निर्णय देगा। कोई खास विशेष परिस्थितियां हो जाए तो उसको 2 वर्ष और अतिरिक्त दे दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन नहीं तो अपने गठन के 3 वर्ष के बाद उस अधिकरण को निर्णय देना होगा। ठीक है, अब यदि उस अधिकरण ने निर्णय दे दिया है तो संबंधित राज्य 3 महीने के अंदर आवेदन कर सकता है यदि उसको वो निर्णय अस्पष्ट लग रहा है या समझ में नहीं आया। यानी अधिकरण ने जो निर्णय दिया है किसी राज्य को वो अस्पष्ट लगता है तो निर्णय के 3 महीने के अंदर वो आवेदन कर सकता है। कर दिया आवेदन, उसके बाद जो होगा सो होगा। जब ये राजपत्र में प्रकाशित हो जाएगा तो इसका व्यवहार उस तरह से होगा जैसे किसी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का होता है। यानी अधिकरण के निर्णय को जैसे ही राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की तरह काम करने लगेगा। केंद्र सरकार डेटा बैंक भी बनाएगी, विभिन्न राज्यों में जल की क्या स्थिति है, जल का किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए, जो विभिन्न नदियां हैं उन नदियों का जो डेटा होता है उसको इकट्ठा करेगी और डेटा बैंक बनाएगी जल से संबंधित। और प्राधिकरण की स्थापना होगी। यदि केंद्र सरकार को लगता है कि जो अधिकरण बनाया है, अधिकरण जो केंद्र सरकार ने बनाया था, इस अधिकरण ने कोई निर्णय दिया, अब इस अधिकरण मतलब ट्राइब्यूनल, ट्रिब्यूनल ने निर्णय दिया, अब इसके जो निर्णय को लागू करना है, इसके निर्णय को लागू करने के लिए यदि केंद्र सरकार को लगता है कि किसी अथॉरिटी की स्थापना करना जरूरी है, यानी प्राधिकरण की, तो उसकी स्थापना की जा सकती है। यानी अधिकरण के निर्णय को लागू करने के लिए किसी प्राधिकरण की स्थापना केंद्र सरकार कर सकती है, या आप इंग्लिश में कहें तो ट्रिब्यूनल ने जो भी डिसीजन दिया है उस ट्रिब्यूनल के डिसीजन को लागू करने के लिए कोई अथॉरिटी स्थापित की जा सकती है। ये भी व्यवस्था 2002 के संशोधन के बाद की गई है। 2002 से पहले के निर्णय में कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब जो 2002 में संशोधन किए गए इसमें स्पष्ट किया गया कि जो 2002 के पहले निर्णय दिए गए थे 1956 अधिनियम में, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये हमने देख लिया 1956 का अधिनियम और 1956 का जो नदी बोर्ड अधिनियम है उनमें क्या प्रावधान है, उनके क्या काम है, क्या उपयोग है, और देखा कि 262 का किस प्रकार से उपयोग हो रहा है। अब यदि हमें देखें कि जो अंतर्राज्यीय नदियों से संबंधित जो भी मामले हैं इनमें केंद्र सरकार की क्या स्थिति है, तो केंद्र सरकार की स्थिति ठीक नहीं है। क्यों? केंद्र सरकार कानून कब बनाएगी इनका उपयोग करके? कानून
राज्यों की सहमति से बनाएगी। राज्यों की जब सहमति होगी, केंद्र कानून तभी बनाएगी। क्यों? क्योंकि जो जल है ये राज्य सूची का विषय है, और राज्य सूची के विषय में केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती। कानून कब बना सकती है? जब राज्य सहमति दे दे। तो इससे क्या है, केंद्र सरकार कमजोर है, यानी केंद्र सरकार की शक्तियां कम है कि तो यदि इन जल विवादों को आसानी से बहुत ताकत के साथ निपटाना है तो केंद्र सरकार को के पास और ज्यादा शक्तियां होना जरूरी है। कब होंगी? जब इस जल को या तो समवर्ती सूची में कर देंगे या संघ सूची में कर देंगे। क्यों? समवर्ती सूची में कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का माना जाएगा। समवर्ती सूची में विवाद की स्थिति में केंद्र का बनाया कानून माना जाता है, और संघ सूची है तो केंद्र ही बना सकती है। इससे क्या हुआ, जो कानून बनेंगे वो राज्यों के लिए बाध्यकारी हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो अधिकरण जो निर्णय देते हैं, ट्रिब्यूनल जो निर्णय देते हैं, क्या है, राज्य सरकार इसको मानती नहीं है। जब इसको मानती नहीं है तो ये लागू ही नहीं हो पाता। लागू नहीं हो पाता तो फिर जो विवाद सुलझाए गए हैं वो हल ही नहीं होते और ये मुद्दे बने रहते हैं। इससे नुकसान क्या होता है, विभिन्न जो राज्यों के बीच जो परियोजनाएं चलनी थी वो परियोजनाएं ठप हो जाती हैं और आगे नहीं बढ़ती। इससे ना तो बिजली उत्पादन होता, ना जल का अनुकूलतम उपयोग हो पाता। तो कहीं ना कहीं ये इसकी आप कमियां बोल सकते हैं। तो इसको आप ये सजेशन भी दे सकते हैं कि इन समस्याओं को समाधान के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो अब आपने ये सारी चीजें पढ़ ली, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा आप ये देख लो कि विभिन्न राज्यों के बीच जो विवाद है वो अभी तक जो विवाद के लिए अधिकरण बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो प्रमुख अधिकरण के बारे में मैं बात कर लूंगा कि अभी तक जो बनाए गए हैं, जैसे कृष्णा जल विवाद अधिकरण, इसका गठन 1969 में किया गया था। कृष्णा नदी है तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से निकलती है, तो इन्हीं राज्यों के बीच प्रमुख विवाद था। तो कृष्णा जल विवाद अधिकरण का संबंध कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से, जिसका गठन 1969 में हुआ। इसी प्रकार गोदावरी जल विवाद अधिकरण, इसका भी गठन 1969 में हुआ। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश का संबंध है इस अधिकरण से। नर्मदा जल विवाद अधिकरण का संबंध, इसका भी 69 में ही गठन हुआ। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से संबंध है, यानी नर्मदा नदी के जो बंटवारे के लिए अधिकरण बना, इन 4 राज्यों का इससे संबंध है। इसका भी गठन 1969 में हुआ। रावी और ब्यास नदी जल विवाद अधिकरण 1986 में बनाया गया, जिसका संबंध है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से। इसी प्रकार कावेरी का भी बहुत समाचार में रहता है, जो 1990 में बना था। इसका भी संबंध है कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और पुदुचेरी से। मांडवी नदी को लेके भी है, इसको कहीं कहीं आप मांडवी के बारे में आप बात करोगे तो ये लेटेस्ट 2010 का है। तो ये अब गोवा में है मांडवी, तो गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इस नदी से संबंधित जो अधिकरण है वो काम करेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है कि किस प्रकार से हमारे संविधान में नदी जल विवादों को सुलझाने के लिए व्यवस्था की गई है और उनका उपयोग करके अभी तक क्या काम किए गए हैं। आर्टिकल नंबर याद रखना है 262 एक और 262 दो। 262 एक में आपको अधिकरण की स्थापना होगी और 262 दो में उस अधिकरण के जो निर्णय होंगे वो न्यायालय के द्वारा जुडिशियल रिव्यू नहीं किए जा सकेंगे, या न्यायालय उन निर्णयों का पुनर्विलोकन नहीं कर सकेगी। बस इतनी सी बात है, और इन दोनों को उपयोग करके 2 अधिनियम है, नदी बोर्ड जल अधिनियम और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। ठीक, तो ये कंप्लीट हुआ आपका लेसन, इसको देखें।